आज क्लास 10th का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स which are obtained from living sources। ठीक है, ऐसे सभी कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं उन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में केवल दो ही लिविंग सोर्सेज हैं, वो हैं आपके प्लांट और एनिमल्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सभी कंपाउंड्स जो प्लांट और एनिमल से ड्राइव होते हैं या प्लांट या एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं उन सभी कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। और हमें क्या मिलता है प्लांट से? हम प्रोटीन, विटामिन लेते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें फैट मिलता है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सभी हमारे क्या हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी तीन तरीके के होते हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। एक होते हैं आपके एल्केन, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइंस। ठीक है, दूसरे तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कहलाते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH होता है और हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है वो OH होता है। क्लियर है। नंबर 3, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन RCHO होता है, यानी जिन कंपाउंड्स के अंदर CHO ग्रुप पाया जाता है वो एल्डिहाइड होते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम चौथे की बात करें तो कीटोन्स, RCOR, जिनके अंदर CO ग्रुप पाया जाता है वो कीटोन्स होते हैं। नंबर 5 हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, RCOOH, जिनके अंदर COOH ग्रुप पाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनके अलावा भी ढेरों जो है टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन क्लास 10th के हिसाब से जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चाहो तो आप इसमें एक और ऐड कर सकते हो, नंबर 6 में, वो हेलो एल्कीन्स हो गए। हेलो एल्कीन्स छठवां टाइप हम ऐड कर सकते हैं। हेलो एल्कीन्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? RX, और यहाँ X का मतलब हेलोजन होता है। हेलोजन यानी ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं FCl, Br और I, उनको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो ये आपके मेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन माने C। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen,
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। पहला टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये जो टर्म सैचुरेटेड आता है वो इस बात को डिनोट करता है कि इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू कार्बन। क्लियर है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो ये टर्म सैचुरेटेड आता है वो इस बात को शो करता है कि इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो पॉसिबली अटैच हो सकते हैं वो अटैच रहते हैं। क्लियर है? और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम और क्या पता कर सकते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एल्केन्स। इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। क्लियर है? यानी यहां पर जो n है, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है? अब ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 क्या है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए CnH2n+2 एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, तो n की वैल्यू 1 पुट करते ही C1H2 यानी आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो हो गया CH4। क्लियर है? CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन होता है। यानी एल्केन फैमिली का सबसे पहला मेंबर जो होता है वो मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। और ये कैसे ड्राइव होता है? जब CnH2n+2 में n की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर मुझे ओपन स्ट्रक्चर बनानी है तो मैं यहाँ कार्बन बनाऊंगा और कार्बन से मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं? तो सभी को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यानी कार्बन मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन एटम आप अपने आसपास जोड़ सकता है? वो है 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो इस कार्बन से जोड़ सकते हैं वो हमने जोड़ दिए, इसीलिए तो हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद अब n=2 अगर मैं पुट करूं तो n=2 पुट करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? आप यहाँ देख पा रहे हो 2 × 2 4 और 4 + 2 6 यानी C2H6 मिलेगा। और C2H6 हो गया हमारा इथेन। ठीक है, इथेन। और अगर मुझे ओपन स्ट्रक्चर बनानी है इथेन की तो सबको पता है कि इथेन एक एल्केन है, और एल्कीन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। C2 यानी 2 कार्बन मैंने बना दिए, उसके बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं
तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है टोटल, तो एक वैलेंसी तो कंप्लीट है ये बॉन्ड बना के। अब 4 में से एक वैलेंसी तो कंप्लीट है इस कार्बन की, अब बची 3 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और बची, तो मैंने यहाँ 3 बॉन्ड बना के उन तीनों वैलेंसीज को फुलफिल कर दिया बाय लिंकिंग द हाइड्रोजन एटम। अब आप काउंट करके देखेंगे तो इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट है, एक तो पहले से ही कंप्लीट थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और ये चौथी। इस तरीके से ये कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब उसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले कार्बन की बात करूं तो इसकी भी एक वैलेंसी पूरी है इस बॉन्ड से, तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, यहाँ पर भी 3। तो इस तरीके से ये ओपन स्ट्रक्चर हो गई ईथेन की C2H6। क्लियर है? अब उसके बाद जब हम n=3 पुट करेंगे तो इसी तरीके से मुझे अगला कंपाउंड मिल जाएगा C3H8 और इसका नाम क्या होता है, प्रोपेन। क्लियर है? अब मुझे इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनानी है, तो C3 यानी 3 कार्बन और तीनों कार्बन को मैं किससे जोड़ दूंगा, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हुए सभी पर हम हाइड्रोजन एटम जोड़ देंगे। अब जरा देखें इस कार्बन को, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी तो पूरी है पहले से ही, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम और लगेंगे, 3 और लगेंगे। अब मैं मिडिल वाले कार्बन एटम की बात करता हूँ। मिडिल वाले कार्बन एटम की 2 वैलेंसी पहले से ही पूरी है, एक ये और एक ये, तो अब सिर्फ इस पे 2 और रह जाएंगी वैलेंसी, तो इस पर कितने हाइड्रोजन एटम जोड़ दिया हमने, 2 हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से लास्ट वाले पर कितने हाइड्रोजन एटम लग जाएंगे, 3। तो इस तरीके से हम इसी सीरीज को और आगे बढ़ा सकते हैं, n=4, 5, 6 करके कितने भी हम कंपाउंड एल्केन के बना सकते हैं। तो एल्केन का पहला मेंबर मीथेन होता है, दूसरा मेंबर इथेन होता है, तीसरा मेंबर प्रोपेन होता है। इसमें आप एक चीज और समझ सकते हो, जैसे कि पहला मेंबर मीथेन था, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, एल्केन का ये पहला मेंबर है। अब आपको अगला मेंबर पता करना है, तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हो, CH2 ऐड कर सकते हो। अगर मैंने CH4 में CH2 ऐड किया तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, C2H6, ये दूसरा मेंबर मिल गया। अब मुझे तीसरा मेंबर पता करना है, तो अगेन मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूँ, CH2 जोड़ सकता हूँ। C2H6 में CH2 जोड़े तो हमें क्या मिल गया, C3H8। फिर अगला मेंबर, तो ये हो गया C4H10। तो आप देख सकते हो कि 2 लगातार वाले जो मेंबर होते हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस पाया जाता है, CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जनरल फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला भूल जाते हैं, आपको सिर्फ ये याद है कि एल्केन का फर्स्ट मेंबर मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला CH4 है, तो अगले मेंबर्स आप CH2 ऐड कर करके पता कर सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये हो गए एल्केन। देखिए एल्केन जो होते हैं, एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि एल्केन्स रूम टेम्परेचर पर बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, पहली बात। दूसरी बात और जो आप याद रखेंगे वो ये है कि पेट्रोलियम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पेट्रोलियम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस हमेशा पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है नेचुरल गैस, और इट इज ऑल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 बातें और आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना। चलिए, तो हमने एल्केन की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर ली थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की हमने बात कर ली थी। अब हम बढ़ते हैं
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। नंबर 2, देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो ऐसा हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो एल्काइन कहलाता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, तो वहां n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी, लेकिन यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू ना होकर कहां से शुरू होगी? 3 से। यानी अगर आपको एल्कीन का फर्स्ट मेंबर पता करना है तो n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे, वहां पर फर्स्ट मेंबर पता करना था तो n की वैल्यू हमने 1 पुट की थी। उसी तरीके से यहाँ पर भी एल्काइन के केस में भी n की वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? 2 से, यानी पहला मेंबर आपको 2 से मिलेगा। क्लियर है? तो एक एक करके सेपरेटली पढ़ लेते हैं एल्कीन और एल्काइन को। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्लियर है? अब सबसे पहले हम यहाँ n की वैल्यू 2 से शुरू करते हैं। अगर आपको एल्कीन का पहला मेंबर पता करना है तो n की वैल्यू 2 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अब अगर मैंने इस फॉर्मूला में n = 2 पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? C2H2 × 2, यानी कि मुझे मिल जाएगा C2H4। इसका नाम जो होता है वो है एथीन। क्या नाम होता है इसका? एथीन इसका नाम होता है। अब मुझे ओपन स्ट्रक्चर पता करनी है, तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में मैं क्या लगाऊंगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये एक एल्कीन है। अब इस कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 2 वैलेंसी। आप डबल बॉन्ड देख पा रहे हो, यानी 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। टोटल 4 होनी चाहिए, तो मैं 2 और हाइड्रोजन एटम इससे जोड़ दूंगा। उसी तरीके से इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो टोटल में इसमें जो है 2 हाइड्रोजन और जोड़ दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारी एथीन हो गई। अगली मेंबर की बात करें n = 3, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? C3H6, जिसको हम बोलेंगे प्रोपीन। ठीक है? उसके बाद अगर मुझे प्रोपीन की ओपन स्ट्रक्चर बनानी है तो ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, या तो इन दोनों कार्बन के बीच में या इन दोनों के बीच में। ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है। ठीक है? अब उसके बाद कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। आप काउंट करके भी देख सकते हो, C3 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 टोटल हाइड्रोजन है, तो ये हो गया C3H6। क्लियर है? n = 4 पे आ जाएगा C4H8, जिसको हम कहेंगे ब्यूटीन कहते हैं। और क्योंकि 4 कार्बन है, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए हाइड्रोजन मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये बन गया हमारा ब्यूटीन। यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपको एल्कीन का पहला मेंबर पता है C2H4, तो इसमें आप
CH2 ऐड कर दो, C2H4 में CH2 ऐड कर दोगे तो आपको अगला मेंबर मिल जाएगा C3H6, फिर C3H6 में फिर CH2 अगर आप जोड़ सकते हो तो जोड़ देना, तो क्या मिल जाएगा आपको तीसरा मेंबर, फिर C4H8 में फिर CH2 जोड़ देना तो आपको मिल जाएगा चौथा मेंबर। तो इस तरीके से ये एल्कीन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब फटाफट से हम एल्काइंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एल्काइंस, एल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको एल्काइंस कहते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। यहाँ पर भी n की वैल्यू 2 से शुरू होगी तो हमें पहला मेंबर मिलेगा। n की वैल्यू 2 पुट करते ही मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, C2H2, जिसको एथाइन कहते हैं। एथाइन का एक नाम और ज्यादा फेमस है, उसको हम एसिटिलीन कहते हैं, यानी एथाइन या एसिटिलीन वो एक ही बात है। इतना अंतर है कि एथाइन IUPAC नेम है और एसिटिलीन कॉमन नेम है। क्लियर है? तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन C2H2 और इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनानी है, तो क्योंकि दो कार्बन है मैंने दो कार्बन लिए, बीच में लगाया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लगाया क्योंकि एल्काइन है। उसके बाद अब यहाँ आप खुद ही सोच सकते हो, कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। ऐसी इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगेगा। क्लियर है? अब अगला मेंबर पता करने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दी तो हमें यहाँ पर C3 और H4 मिल जाएगा। C3H4 यानी 3 कार्बन, किन्हीं 2 कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, बाकी के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना होगा। सेटिस्फाई करिए वैलेंसी, एक हाइड्रोजन इससे, इस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि 4 वैलेंसी पहले से ही पूरी है, 1 2 3 4, और इसमें लगेंगे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही C2H2 में CH2 जोड़ दोगे तो ये मेंबर मिल जाएगा, इसमें फिर CH2 जोड़ दोगे फिर अगला मेंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एल्काइंस के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स देखिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जिनमें कार्बन रिंग पाई जाती है, कार्बन रिंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये भी 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं साइक्लो एल्केन, एक होते हैं साइक्लो एल्कीन और एक होती है साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। तो सबसे पहले हम साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं। साइक्लो एल्कीन, मान के चलिए आपको इस तरीके की कोई रिंग दे रखी है, और इस तरह की जो रिंग दे रखी है, ये रिंग जो है इस बात को शो कर रही है कि ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। अब जरा हम देखते हैं कि इस रिंग के अंदर ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, ये लाइन क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ये साइक्लो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो मैं आपको इस रिंग को ओपन करना भी सिखा देता हूं। जैसे आपको ये रिंग दी है, इस रिंग में आपको कहीं भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एल्केन, साइक्लो एल्केन है। अब यहाँ पर आप ये 3 कॉर्नर देख पा रहे हो इस रिंग के, ये 3 कॉर्नर, तो कॉर्नर हमेशा कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन कॉर्नर्स पे 1 2 3 कॉर्नर्स पे मैंने 3 कार्बन लगा दिए। अब कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन कनेक्ट करने हैं, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी है, 1 और 2, तो अब यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 और लगेंगे क्योंकि टोटल 4 वैलेंसी होती है। ऐसे ही इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर है? यानी
हमें अगर ये रिंग दे रखी है तो इस रिंग का मतलब है कि तीनों कॉर्नर्स पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH2। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 CH2 और CH2। ठीक है, अब मैं टोटल काउंट करूं तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, C3H6। ये C3H6 CnH2n को फॉलो कर रहा है। ये कौन से जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, C3H6 CnH2n। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो आपको C3H6 मिल जाएगा। और CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला था, तो आप कहोगे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन कहलाता है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है, अगर 4 कार्बन होते साइक्लोब्यूटेन कहते। तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, या फिर मैं कह सकता हूं ये हमारा साइक्लोएल्केन है। और साइक्लोएल्केन का जो जनरल फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो एल्कीन के जनरल फॉर्मूला के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन and that is equal to CnH2n। क्लियर है? जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वही साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ये नहीं कि साइक्लो एल्कीन रिंग में डबल बॉन्ड मिलेगा। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वही जो है साइक्लो एल्कीन का होता है, दैट इज CnH2n। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं साइक्लो एल्कीन की बात करता हूं, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, तो साइक्लो एल्कीन के अंदर नाम से ही पता चल रहा है रिंग में आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपको इस तरीके की कोई रिंग दे दी, इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटीन। ब्यूटीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टोटल 4 कार्बन, 4 कॉर्नर है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर ओपन करेंगे, 4 कॉर्नर है तो यहाँ पर 4 कार्बन आपने इस तरीके से लगा दिए। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं काउंट करूं तो टोटल 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 6, तो C4H6। ये इसका जो है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला साइक्लोब्यूटीन का C4H6 हो गया। अब ये किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। क्योंकि अगर यहाँ n की वैल्यू मैं 4 पुट कर दूं, n की वैल्यू 4 पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, C4H6। और CnH2n-2 किसका जनरल फॉर्मूला होता है, एल्काइन का। तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्मूला एल्काइन का होता है वही जनरल फॉर्मूला किसका होता है, साइक्लो एल्कीन का होता है। फटाफट से हम साइक्लो एल्काइन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। साइक्लो एल्काइन के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। क्यों, साइक्लो एल्काइन, मान के चलो ये कोई रिंग है, इसमें आपको ये पॉसिबिलिटी मिलेगी। अब कॉर्नर पे क्या होते हैं, कार्बन, ये कॉर्नर पे कार्बन हो गए। ठीक है, अब जरा देखिए, इस कार्बन की टोटल 1 2 3 और 1 4, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा यहाँ। 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं, और यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। क्लियर है? तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है साइक्लोएल्काइन। तो इस तरीके से आज हमने अपने लेक्चर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड में एल्कीन एल्काइन आते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी बात करी।
तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था हाइड्रोकार्बन्स का। अब अगले लेक्चर में आपको मैं IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।